नमस्कार, स्वागत है आपका 36 शहर 36 खबर में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और इस समय आपको हम दिखाएंगे दिन भर की तमाम वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो शाम 5:30 बजे तक सुर्खियों में बनी रही और जो आपको देखना बेहद जरूरी है। बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ से करेंगे। छत्तीसगढ़ में रजत जयंती को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगे, 1 नवंबर को विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर अलग अलग जगहों पर सेवा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि हेल्थ कैंप, सेवा पखवाड़ा और अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। तो बता दें आपको कि कल ही प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन है। ऐसे में उनके जन्मदिन के मौके को भी ध्यान में रखते हुए ये सेवा पखवाड़ा हर साल की तरह आयोजित होगा और इसी महीने 1 नवंबर को भी 31 सितंबर को यहां पहुंचेंगे और 1 नवंबर को जब छत्तीसगढ़ दिवस होगा उस कार्यक्रम में भी पीएम शामिल होंगे। साथ ही नए विधानसभा भवन का लोकार्पण भी पीएम करने जा रहे हैं। ऐसे में उनके दौरे को देखते हुए विशेष कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां की जा रही है और पीएम के जन्मदिन को लेकर भी कई कार्यक्रम आयोजित होने हैं। तो कल पीएम का जन्मदिन है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर जन्म दिवस है। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाते हैं। जानकारी के अनुसार तो अभी 31 को ही आ जाएंगे शाम को और 1 को रहेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, पीएम का कल जन्मदिन भी है और आने वाले समय में 31 और 1 तारीख को पीएम का दौरा भी छत्तीसगढ़ में होना है। ऐसे में किस तरह की विशेष तैयारियां चल रही है, कौन कौन से कार्यक्रमों का आयोजन होने जा रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। 25 वर्ष छत्तीसगढ़ की स्थापना को हो चुके हैं और ये वर्ष महत्वपूर्ण और बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव में स्थापना दिवस के अवसर पर शामिल होंगे। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। इसी दिन शाम को जो राज्योत्सव का कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होंगे। तो इसकी तैयारियों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक जो है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुलाई गई। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह, दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और ओपी चौधरी शामिल हुए। और बैठक में इस बात की रूपरेखा तैयार की गई कि प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर उनकी विदाई तक कैसा कार्यक्रम होगा। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा के अनुरूप विधानसभा का जो भवन है वो उसका निर्माण किया गया और जो कार्यक्रम भी होगा वो छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति के अनुरूप ही आयोजित किया जाएगा। इस बात को लेकर चर्चा की गई। राज्योत्सव का कार्यक्रम कैसा होगा इसकी भी चर्चा की गई। तो ये जो 2 दिनों का कार्यक्रम है वो बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करेंगे, राज्योत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। इसी के साथ साथ ये संभव है कि जनजातीय संग्रहालय का जो निर्माण किया गया उसका भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो उनकी तैयारियों को लेकर आज बैठक की गई। साथ ही साथ कल क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्म दिवस है तो ये बेहद खास अवसर है। इस पर सेवा पखवाड़ा की जो शुरुआत है वो भी की जाएगी। तो इससे लेकर भी जो कार्यक्रम आयोजित होने हैं अगले 15 दिनों तक, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक 15 दिनों तक जो कार्यक्रम होंगे उसकी रूपरेखा पर भी चर्चा की। बिल्कुल, सेवा पखवाड़ा के अलावा और किस तरह के आयोजन होने जा रहे हैं? क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि अलग अलग आयोजन होते हैं और इस बार पीएम 75 साल पूरे करने जा रहे हैं। तो कोई खास आयोजन भी क्या संगठन की तरफ से या सरकार की तरफ से होने जा रहा है? दिवस को हर बार सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी और शासन के द्वारा मनाया जाता है। तो इसी क्रम में कल भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने जानकारी दी कि कल ही सेवा पखवाड़ा के पहले दिन ही राजनांदगांव में मेगा ब्लड कैंप का आयोजन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो रक्तदान भी करेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य शिविर जो है उसका भी आयोजन होगा और खासतौर पर हार्ट पेशेंट जो है, इस समय हार्ट अटैक की बड़ी समस्या बनी हुई है, तो हार्ट पेशेंट जो उनके लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा और जितने भी मरीज आएंगे
उनके उपचार की व्यवस्था शासन की ओर से की जाएगी। इस तरह से लगातार जो कार्यक्रम है अगले 15 दिन तक होंगे। खासतौर पर स्वच्छता को लेकर काम किए जाएंगे। इस दिशा में आज ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी नगरीय निकायों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। पंचायतों में भी विजय शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं और पंचायत विभाग के प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने इस संबंध में निर्देश पंचायतों को जारी किया है। हेल्थ कैंप्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम विलास जायसवाल ने दिशा निर्देश जारी किए। तो अलग अलग मंत्री अपने अपने विभागों से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। स्वच्छता को लेकर खासतौर पर फोकस न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो इस तरह से अगले 15 दिनों तक यानी 2 अक्टूबर तक के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन न सिर्फ संगठन के द्वारा किया जाएगा बल्कि शासन के विभिन्न विभाग भी इस संबंध में अपनी पहल करते नजर आएंगे। बिल्कुल गौरव, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायगढ़ से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे और इस दौरान वो शहर में 1 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करेंगे। हस्ताक्षर अभियान का भी वो शुभारंभ करेंगे। थोड़ी देर में शुरू होने वाली यात्रा सतीगुड़ी चौक से गांधी चौक और सुभाष चौक होते हुए स्टेशन चौक तक पहुंचेगी और इसके बाद सचिन पायलट आम सभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। इस मौके पर पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पार्टी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। रायगढ़ कार्यक्रम के बाद सचिन पायलट कोरबा भी जाएंगे। यहां मशाल यात्रा में वो शामिल होंगे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान वो 12 जिलों का दौरा करेंगे, जिसमें मुंगेली, तखतपुर, राजनांदगांव, दुर्ग जैसे जिले शामिल हैं। तो वोट अधिकार यात्रा के लिए खासतौर पर सचिन पायलट रायगढ़ पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर के बाद ये यात्रा शुरू होनी है। 1 किलोमीटर तक वो पैदल यात्रा करेंगे और 5000 से ज्यादा लोगों के जुड़ने की बात कही जा रही है। तो आम सभा को भी सचिन पायलट संबोधित करेंगे। अलग अलग जिलों में भी उनकी यात्रा यहां से होनी है। इसके बाद कोरबा, दुर्ग भी उनको जाना है। 12 जिलों का दौरा वो करेंगे अपने 3 दिनों के इस प्रवास में। तो देखिए, संगठन को मजबूत करने के लिए भरसक प्रयास, भरसक कोशिशें सचिन पायलट की तरफ से की जा रही है। प्रभारी है सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के और जाहिर सी बात है उनको पता है कि जमीन किस तरह से मजबूत करनी है, कैसे आगे बढ़ना है और इसी कड़ी में लगातार वो दौरे कर रहे हैं। तो आने वाले समय में इन दौरों का कितना असर होता है ये भी देखना होगा। हम लोग तो जनता को सचेत करने के लिए कि हमारे अधिकार को छीनने की कोशिश कोई करेगा तो कांग्रेस और जनता सड़कों पर आएगी। और छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोगों ने एक पूरे दर्जन भर जिलों के अंदर हम यात्राएं कर रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं, पद यात्राएं करेंगे और जनसंपर्क कार्यक्रम बनाएंगे पब्लिक को अपने साथ लेकर, क्योंकि ये जनता की लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। और खड़गे राहुल गांधी जी ने ये बीड़ा उठाया है संविधान की रक्षा करने का, उसमें कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटेगी। आज रायगढ़ से वोट अधिकार यात्रा निकल रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत रायगढ़ से वोट यात्रा निकल रही है। यहाँ पे प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष, उनसे जानते हैं किस तरह से रूट में रहेगा। ये किस तरह से आज ये जो अभियान चल रहा है, किस तरह का अभियान चल रहा है? देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ के अभियान के तहत रायगढ़ में वोटर अधिकार यात्रा और इसी का एक पार्ट है हस्ताक्षर अभियान का, कि हम इस बात का विरोध करते हैं। एक हमारा आईसीसी का मैटर है, उसका आज लॉन्चिंग है। और सबसे सौभाग्य की बात ये है कि जो हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत वो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से होने वाली है। इसमें माननीय सचिन पायलट जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो आ रहे हैं। इसके तहत हमारी जो यात्रा है वो सत्तीगुड़ी चौक से निकलकर हंडी चौक और उसके बाद हटरी चौक, गद्दी चौक, सुभाष चौक, उसके बाद गांधी प्रतिमा, स्टेशन चौक होते हुए उस सभा का यहाँ पर समापन होगा। तो हम लोग सब लोग उस तैयारी में जुटे हुए हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है।
सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में 3 दिन का दौरा रहेगा और रायगढ़ से लेकर 1 किलोमीटर तक रैली रहेगी। उसके बाद ये स्टेशन चौक में आम सभा को संबोधित करेंगे। अमित गुप्ता, INH न्यूज, रायगढ़। डिजिटल युग के दावों के बीच धमतरी जिले में एक गांव ऐसा भी है जो कि मूलभूत सुविधाओं को अब भी तरस रहा है। जिले के नगरी विकास खंड के 35 किलोमीटर दूर चमेदा बुढ़रापारा गांव की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। आजादी के 78 साल बाद भी ये गांव सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। गांव में प्राथमिक शाला भवन बनाया गया था जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बच्चों के बैठने के लिए नई इमारत का निर्माण आज तक नहीं हो पाया, जिसके चलते स्कूली बच्चे झोपड़ी में बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। सरकारी अमला भी इन गांवों में कभी कभार दर्शन देता है। यहाँ रहने वाले ग्रामीण प्रशासन से कई दफा सड़क, बिजली, पुल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। बाद भी आज हमारे ग्राम पंचायत खल्लारी के आश्रित ग्राम चमेदा बुढ़रापारा में सबसे ये समस्या है कि स्कूल का। आज पीछे देख सकते हो, यहाँ पे श्रमदान योजना से बस्ती वाले ये मकान को बनाए हैं लकड़ी का। शासन को कई सालों से विगत मांग के तो पर भी शासन ध्यान नहीं दे। इसी कारण आज यहाँ स्कूल भी छतवत पूरा दर्द हो गया है। हाँ, हम लोग यहाँ 17 से ही इसी 17 से स्कूल भवन जर्जर होने के कारण और गांव वाले व्यवस्था किए हैं अस्थायी लाड़ी का, तो यहीं साला लगा रहे हैं। साला लगाने बहुत दिक्कत होता है, कभी पानी भर जाता है, कभी ऊपर से छत से गिर जाता है। तो देखिए हालात किस तरह से यहाँ पर हो चुके हैं। बावजूद इसके 78 साल आज़ादी के होने के बाद भी इस तरह से ये लोग जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ना सड़क है, ना स्कूल है, ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंगेश हिरवानी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अंगेश, आखिरकार ये हालात यहाँ पर इतने बदतर क्यों हैं? क्या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ कभी पहुंचा नहीं? क्या कभी शिकायत नहीं हुई? आखिर कहां पर बात रुक जाती है? क्यों नहीं यहाँ पर गांव में मूलभूत सुविधाएं? 35 किलोमीटर की दूरी पर है खिलारी ग्राम पंचायत। अगर वहाँ की विकास की बात करें तो वहाँ पर न तो कोई सड़क है और न ही पुल पुलिया है और न ही स्वास्थ्य की कोई सुविधा है। निश्चित रूप से वहाँ के जो ग्रामवासी हैं इस समस्या से जूझ रहे हैं। हमको जब जानकारी मिली कि वहाँ पर जो प्राथमिक शाला है ग्राम पंचायत खल्लारी के से 5 किलोमीटर की दूरी पर चमेदा ग्राम है और उसमें भवन तो है लेकिन शिक्षक नहीं है, लेकिन वहीं से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक और प्राथमिक शाला संचालित हो रहा है ग्राम बुढ़रापारा की, जहाँ पर भवन जर्जर होने के कारण वहाँ पर बैठने के लिए सुविधा नहीं है। तो शासन के द्वारा बहुत मांग किया गया, लेकिन शासन अभी तक कोई उन बातों को नहीं सुनी, जिससे ग्रामीणों ने अपने बच्चों के भविष्य के देखते हुए वहाँ पर एक झोपड़ी नुमा त्रिपाल से ढक करके और जो साड़ी है उसमें पर्दा लगाकर एक झोपड़ी बनाया गया जिसमें प्राथमिक शाला संचालित हो रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि और वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी है, उन तक जब ये बात पहुंचती है तो उनका क्या कहना होता है? क्यों नहीं वो अब तक यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहे हैं? जी, ग्रामीणों का तो पहले यह कहना है कि हमने मांग कई बार की है लेकिन शासन द्वारा कुछ सुनाई नहीं करते। एक और बात आई है उसमें कि वह जो क्षेत्र है टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, क्योंकि कई बार अधिकारी के पास जब गए थे तो उनको ये कह करके वापस कर दिए जाते हैं कि यहाँ टाइगर क्षेत्र है, यहाँ विकास नहीं हो सकता। फिलहाल मैं लगातार कल से उसी क्षेत्र में रिपोर्टिंग में था। बारिश होने के कारण इस संबंध में अभी हम संबंधित अधिकारी या नेताओं से बातचीत नहीं हुआ है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो विकास के तमाम दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास पहुंच रहा है, इसको लेकर विज्ञापन जारी किए जाते हैं, लेकिन हालात क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, इस तरह की खबरों से ये उजागर होता है। बहरहाल
बढ़ते आगे बलरामपुर से अगली खबर है, जहां पर कंडा गांव में एक पुल की वजह से स्कूली बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। बारिश के मौसम में सेंदूर नदी उफान पर रहती है। नदी में पुल का निर्माण नहीं किया गया, लिहाजा स्कूल जाने के लिए बच्चे और शिक्षक अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। अगर नदी में बाढ़ आ जाए तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है और गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क भी कट जाता है। छात्र छात्राओं ने यह भी बताया कि काफी लंबे समय से इस नदी पर पुलिया की मांग है, लेकिन अब तक शासन प्रशासन इस पूरे मामले पर उदासीन रवैया अख्तियार किए हुए। इधर प्रशासन के जिम्मेदार ये बता रहे हैं कि नदी पर पुल निर्माण का बजट स्वीकृत हो चुका है। नियमानुसार प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो देखिए, आश्वासन ही सिर्फ मिलता है, बजट पारित हो चुका है, लेकिन फिर भी अब तक पुल निर्माण नहीं हो पाया है। हम लोग 20 साल से कर रहे हैं सर, आना जाना बहुत दिक्कत है। बर बीमारी में जैसे कि नदी बाढ़ आ जाता है तो हम लोग दिक्कत हो जाता है। कभी अभी अब मेरे के हिसाब काट दिया था और दिक्कत हो गया था, तो पार्क के काट के पार्क की बहुत दिक्कत है। क्या होना चाहिए, जैसे पुलिया होना चाहिए। जो होती क्या समस्या आप लोगों को? सर ये नदी है और इसको पार करके ही जाना पड़ता है स्कूल, और ये समस्या चल ही रहा है। बरसात में भारी बहुत ही दिक्कत होता है स्कूल जाने के लिए और घर आने के लिए भी। बच्चे कैसे करते हैं? बच्चों को ज़्यादा पानी भरता है तो साथ में लेके आते हैं, पार करवाते हैं। इसमें आरईएस के ये हमारे जो हैं उनसे मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि शासन की तरफ से पुल ये अपने बजट में, इस बार के बजट में आ गया है और संभवतः इसमें टेंडर की प्रक्रिया अक्टूबर नवंबर के बाद से शुरू होने की संभावना है, ऐसा बताया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए कृष्ण कुमार यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कृष्ण कुमार, ये पहली बार तो ऐसे हालात बने नहीं होंगे, हालात तो लंबे समय से खराब होंगे, तो आखिरकार अब तक यहाँ पर ये पुलिया बन क्यों नहीं पाया? और जब इसका बजट पास हो चुका है तो बजट कब पास हुआ? फिलहाल इसकी क्या ताज़ा स्थिति है? क्या वहाँ के रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ये जो नदी में पुल की जो समस्या है वो निरंतर जारी है। लगातार ग्रामीणों ने इसकी मांग भी की थी, ग्रामीण लगातार मांग करते आ रहे थे। बावजूद इसके ग्रामीणों की जो मांगे थी वो नजरअंदाज की जाती रही है और ग्रामीण जैसे तैसे अपना जो है जीवन गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन अभी बजट में जो है पुल का निर्माण जो है स्वीकृत हुआ है, बजट में प्रकाशन हुआ है, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जैसे ही जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाएंगी, उसके बाद से जो पुल का है वो निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, अभी भी बरसात का समय है और पुल जब बनेगा तो पुल कब तक बनेगा, ये इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जब से ये पुल का बजट पास हुआ है उसको कितना वक्त हो चुका है? इसके पहले कितनी बार इसको लेकर मांग की गई है या शिकायत की गई है? इसको लेकर जिम्मेदारों का क्या कहना है? जिम्मेदार जो है वो लगातार ग्रामीणों को आश्वासन देते रहे हैं और ग्रामीण दर्जनों बार इसकी शिकायतें कर चुके हैं। लेकिन बजट में जो प्रकाशन की जो बातें आई है, वो बजट में प्रकाशन की जो बात जो की जा रही है वो 6 महीना पहले इस पुल को लेकर के बजट में प्रकाशन किया जरूर गया है, लेकिन अभी तक उसमें किसी प्रकार की कोई गतिविधि जो है, प्रक्रिया जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई है। तो उदासीनता कुल मिलाकर यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही है ये बताती कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि स्कूल पहुंच रहे हैं इसी रास्ते से होकर, और पानी लबालब भरा हुआ है, कीचड़ लगातार वहां पर हम देख पा रहे हैं। तो दुर्घटनाएं भी यहाँ पर होती होगी। क्या दुर्घटना में किसी को कोई बड़ी क्षति पहुंची है और यहाँ पर क्या कोई तत्कालिक व्यवस्था या वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है या किसी ने की है यहाँ पर ग्रामीणों ने? मैं बता दूं कि ग्रामीणों को समस्याएं तो होती हैं, जैसे अभी बरसात का समय है और जंगल का इलाका है, सर्पदंश के मामले इस गांव में आते रहते हैं। लेकिन नदी में जब बाढ़ की स्थिति होती है तो ग्रामीणों को बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार करना पड़ता है और इसके अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था उनके पास में नहीं होती है। बिल्कुल कृष्ण कुमार, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बताती है कि यहाँ पर हालात किस तरह के हैं। जरा ये भी बताइए कि ये जो स्कूल यहाँ पर लगते हैं कब से लग रहे हैं? क्या ये हर साल हालात ऐसे ही बने रहते हैं? इसके पहले भी क्या कोई इसको लेकर स्कूल की तरफ से कोशिश हुई है या जो बच्चे हैं उनके परिजन जो हैं उनकी तरफ से क्या कोशिश होती है? क्योंकि इसका असर तो उपस्थिति पर भी पड़ता होगा, बच्चों की सेहत पर भी पड़ता होगा, दुर्घटनाएं भी होती होगी। स्कूल को लेकर के जो जानकारी निकल करके आ रही है, स्कूल का जो संचालन है वो
जिला बनने के बाद से, बलरामपुर को जिला बनने के बाद से 12 साल हो चुके हैं और उसको नदी में पुल को लेकर के लगातार मांगे की जाती रही है। स्कूल पारा से मगदहा पारा के बच्चे जो है पढ़ने आते, स्कूल पारा में पढ़ने आते हैं। दर्जनों बच्चे हैं जो नदी को पार करके स्कूल पारा जाते हैं, लेकिन वो उनके जो परिजन हैं वो पुल निर्माण को लेकर के बहुत पहले से वो शिकायतें करते आ रहे हैं, मांग करते आ रहे हैं। बावजूद इसके उनकी मांगों को न सुना जाना, ये एक प्रकार से देखा जाए तो उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। चलिए कृष्ण कुमार, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बलरामपुर की एक खबर थी और ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार ये हालात बदलते क्यों नहीं है। बार बार बारंबार इस तरह की तस्वीरें हर साल सामने आती है। क्या कहाँ पर होता है, कहाँ पर पानी रुकता है, कहाँ पर गड्ढे हैं, कहाँ पर पुलिया टूट चुकी है, कहाँ निर्माण करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ये जनप्रतिनिधियों के या शासन प्रशासन के संज्ञान में नहीं होता, संज्ञान में होता है, क्योंकि हर साल खबरें प्रकाशित होती है, दिखाई जाती है, बताया जाता है कि हादसा हो गया, इस तरह की दिक्कतें हो रही है। लेकिन बात है इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति होगी तब जाकर काम होगा, नहीं तो इच्छा शक्ति नहीं होगी तो काम नहीं होगा। या तो काम होगा तो तब होगा जब चुनाव नजदीक होंगे। तो अब इंतजार करना है इच्छा शक्ति का, क्योंकि चुनाव में तो अभी और वक्त है। उम्मीद करते हैं कि इच्छा शक्ति जल्द से जल्द जागेगी। अगली बार जब खबर दिखाएंगे तो हम यहाँ बने पुल के बारे में बात करेंगे, उस सुविधा से गांव वालों को कितना फायदा मिल रहा है उसकी बात करेंगे। फिलहाल 36 शहर 36 खबर में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।